नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे उन बैंकों के बारे में जिनको चंद कौड़ियों, यह कहना चाहिए कि खून पसीने की कमाई जिसमें लोगों ने जमा की, उनको सरकार किस तरह से बेच रही है। चाहे वो पहले सरकार का नीति कि पहले खोखला करती है, खोखला करने के जो खोखला धन से रहित हो जाती है बैंक, तो उसको फिर बेच देती है। यही हुआ कई बैंकों के साथ। मर्जर की स्थिति क्यों पैदा हुई आखिर? क्यों? क्योंकि धन की कमी, जब करेंसी की कमी हुई और कहना कि एनपीए लगातार बढ़ता गया। एनपीए लगातार बढ़ने से बैंक कंगाल हुए, कंगाल होने से स्थिति पैदा हुई कि उनको मर्ज कर दिया गया। चाहे पंजाब और महाराष्ट्र कॉरपोरेट बैंक हो, वो भी देखी, यस बैंक हो, वो भी देखी। अब बात आती है कल जिसको डीबीएस बैंक है आपका सिंगापुर की, उसने खरीदा है लक्ष्मी विलास बैंक। लक्ष्मी विलास बैंक कोई आजकल की बैंक नहीं है, ये बहुत पुरानी बैंक है। 1926 में इसकी स्थापना हुई थी, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन मोटा मोटा देखते हैं कि आखिर जिम्मेवार कौन है। स्थिति पैदा क्यों होती है? स्थिति पैदा होती है और फिर उसको बिचौलियों के हाथों बेच दिया जाता है। वही लोग जो सत्ता में हैं, लोन दिलाते हैं और लोन के जरिए, और जिनको लोन दिलाते वही लोग उनको चुनाव लड़ाते हैं। स्थिति बड़ी भयानक है। राम लक्ष्मी विलास बैंक के बारे में कहा जाता है कि उसमें 3,565 कर्मचारी काम करते थे। उनका क्या होगा? क्योंकि ये सिंगापुर की बैंक ने खरीदी है और सिंगापुर की बैंक कोई मामूली बैंक नहीं है। वो किस तरह से चलाएगी, कैसे नहीं चलाएगी, अब वो डिपेंड करेगा। इसीलिए अच्छा, खातेदारी, जितने खातेदारी थे उसमें, जिन जिन लोगों के खाते थे, जिसमें अकाउंट जमा था, वो कहाँ जाएगा, कैसे मिलेगा लोगों को? मोनेटोरियम गवर्नमेंट ने लागू कर दिया कि 2500 रुपये से आप ज़्यादा नहीं निकाल सकते हैं। फिलहाल की जो स्थिति पैदा हो गई है, लोग कितने परेशान हैं। हमने पंजाब नेशनल बैंक का किस्सा देखा कि नीरव मोदी हो, मेहुल चोकसी हो, वो भी पैसे को लेकर के यूं दफा हो गए और इन्हीं लोगों ने दफा किया। याद है ना 2014 का चुनाव, जब मोदी चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि मैं लाऊंगा काला धन। चुनाव होता है, कभी काले धन की जिक्र किया? कभी नहीं करते। न लाए न जिक्र करते हैं। क्यों ला ही नहीं पाएंगे? क्योंकि उसमें सम्मिलित उनका भी कह सकते हैं कि क्या है मसला, क्यों नहीं लाते? आखिर बात भी नहीं करते। अब तो कहते 15 लाख रुपये दिलाएंगे, 15,000 नहीं आया। बड़ी स्थिति नाजुक है। एनपीए की बात करें, गवर्नमेंट में हम बात कर रहे हैं। यस बैंक तो स्थापना 2004 में हुई थी। यस बैंक की स्थापना कब हुई? 2004 में हुई। लेकिन जो लक्ष्मी विलास बैंक है उसकी स्थापना 1926 में हुई थी, जिसमें कि 7 कारोबारी थे और रामलिंगा चेट्टियार जो कारोबारी थे, तो उसके अध्यक्ष थे। उन्होंने इस बैंक की स्थापना 1926 ईस्वी में की थी। बताइए, वो बैंक बच ना सकी। कैसा भयानक है आज का मंजर, जो कि जीडीपी ग्रोथ रेट माइनस में जा रही है, एनपीए लगातार बढ़ रहा है। अच्छा, ये बात क्यों हुई थी? लक्ष्मी विलास बैंक की बात आती है तो सबसे पहले 720 करोड़ रुपया लोन में लिया था। किसने? मालविंदर सिंह और शिविंदर सिंह, 2 भाई जिन्होंने लिया था, और ये आरएच होल्डिंग को दिया था पैसा। और एक्स प्रमोटर ये दोनों भाई हैं आपका रेनवैक्सी के और रेलीगेयर के। रेलीगेयर आरएफएल है, उसका खाता था लक्ष्मी विलास में। लक्ष्मी विलास के जरिए अच्छा, इन्होंने तब उनको एफडी, ये लोन लेने के बाद में एफडी दी थी। एक 400 करोड़ रुपये की नवंबर 2016 में एफडी दी थी। दूसरी एफडी एक आई थी 360 करोड़ रुपए की, इन्होंने एफडी जमा की थी जनवरी में 2017 में। इस पर भी बैंक ने कहा कि जो पैसा तुमने एफडी के तौर पर दिया है और हमने जो लोन दी थी, उस लोन के पैसे में एवज में हम इसको हटा लेते हैं। तब इन्होंने दोनों ने केस किया उस पर कि ऐसा नहीं करने देंगे। ये करने पर सेबी और ईडी के जरिए जब धरपकड़ हुई तो उसमें
मालविंदर सिंह, शिविंदर सिंह दोनों भाइयों को भी गिरफ्तार किया गया था और साथ में तो एक कर्मचारियों को भी गिरफ्तार किया गया था। अच्छा, खरीद फरोख्त के लिए लक्ष्मी विलास बैंक को आरबीआई ने भी मना कर दिया था, क्योंकि उसमें कुछ फंडिंग का मामला था, वो फिट नहीं बैठ रहा था, तो आरबीआई ने मना कर दिया। इस एवज में इस बैंक को विदेशी बैंक सिंगापुर की डीबीएस बैंक ने इसको खरीद लिया। इसी में हम बात करें कि इस बैंक पर जो एनपीए था, सितंबर महीने पिछले साल की बात करें तो 25% हो गया था और लॉस में करीब करीब 390 करोड़ रुपए उस टाइम। अच्छा, ये जब मसला हुआ था 720 करोड़ रुपए जब एक साथ दिया था, तो इस पर करेंसी की कमी आ गई थी बैंक पर। तभी से इस बैंक पर घाटे दर घाटे लगते रहे, लोग लोन लिए लेकिन चुकता नहीं किए। इसी में और बात करें, और लगातार गवर्नमेंट चाह रही है कि कुछ ना कुछ ऐसी वजह या फिर वो निकले जिससे कि मर्जर की स्थिति पैदा हो या फिर बेचा जाए। तो उस स्थिति से अब देखो, भारत पेट्रोलियम को भी गवर्नमेंट बेच रही है, जो बीपीएल है उसको भी गवर्नमेंट बेच रही है, जिसमें खरीदने वाले 4 विदेशी कंपनियां या फिर एक देसी कंपनी भी है, जिसमें वेदांता ग्रुप के हैं, अग्रवाल जी खरीद रहे हैं। अब बात आती है कि 1926 में जो बैंक बना, उसका जो टोटल एसेट था, वो डाटा हम बताते हैं आपको, वो 7.6 बिलियन डॉलर का था। कितना था? 7.6 बिलियन डॉलर का था। डीबीएस जो बैंक है जिसने खरीदा इसको, डीबीएस बैंक का जो टोटल एसेट है वो 33 बिलियन का है, डॉलर का। 7.6 बिलियन किसका? लक्ष्मी विलास बैंक का। और 33 बिलियन है वो डीबीएस बैंक का है। अच्छा, ऑपरेटिंग जो इनकम की हम बात करें, जो लक्ष्मी विलास बैंक है वो 7 मिलियन है, जबकि डीबीएस बैंक की है वो 6.5 बिलियन है। अच्छा, नेट इनकम की बात करें तो 37 मिलियन डॉलर में ये लक्ष्मी विलास बैंक की थी, डीबीएस बैंक की 3.07 बिलियन की है। मिलियन और बिलियन में फ़र्क समझना। अच्छा, कर्मचारी की बात करें 3,565 कर्मचारी लक्ष्मी विलास में काम करते हैं, जबकि डीबीएस बैंक में 24,174 व्यक्ति काम करते हैं। कुल रेवेन्यू की बात की जाए तो लक्ष्मी विलास बैंक में 36 मिलियन डॉलर का रेवेन्यू आता है और डीबीएस बैंक का जो रेवेन्यू है वो 10 बिलियन डॉलर का है। आंकड़े पर ध्यान दीजिए, क्या स्थिति पैदा कर रही है ये गवर्नमेंट हमारे लिए, और ये आज नहीं, आने वाले वक्त के लिए एक खतरनाक संकेत है, जो व्यक्ति को किस राह पर, देश को किस राह पर ले जाएंगे, अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल का है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि एनपीए क्या पिछली गवर्नमेंट ने नहीं बढ़ता था, इसी में बढ़ा है? बिल्कुल था, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि 2013 और 14 में जो था, मनमोहन की जब से एनपीए सरकार थी, उसमें जो एनपीए था एसबीआई और उसके जितने भी एसोसिएटेड बैंक हैं उसमें 62,000 करोड़ का था, और एनपीए के परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 4.42% था। बढ़ते बढ़ते 2019 में आते आते यही एनपीए 1,72,000 करोड़ रुपए हो गया। परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 7.53% बढ़ गया। क्या स्थिति पैदा हो रही है। अच्छा, एनपीए और भी बैंक, जैसे हम इलाहाबाद का डाटा बतलाएं, इलाहाबाद है, पीएनबी है, केनरा है, तो इलाहाबाद बैंक का डाटा है 13-14 में जो था एनपीए वो 5,137 रुपये लोगों ने लिए लेकिन वापस नहीं दिए। एनपीए वही होता है जो लिया पैसा लेकिन वापस नहीं आया। अच्छा, 2019 में बढ़ के यही हो गया, 28,705 करोड़ रुपया हो गया। हम पीएनबी की बात करें तो 13-14 में 13,465 करोड़ रुपया। अब याद होगी 13,000 9,000 करोड़ रुपए तो नीरव मोदी ही ले गया था। अच्छा, 2019 में 78,473 करोड़ रुपया हो गया। कहाँ 13, कहाँ 78। केनरा बैंक की अगर बात करें 13-14 में जो एनपीए केनरा बैंक का था 6,260 करोड़ रुपये था, 2019 में वही एनपीए 39,024 करोड़ रुपया हो गया। ध्यान दीजिए कैसी स्थिति पैदा हो रही है। अगर हम लक्ष्मी विलास बैंक की बात करें 13-14 में तो
59 करोड़ रुपये था, 3.78% था। लेकिन 2019 आते आते यही 1,18,923 करोड़ रुपये हो गया, 25% बैठता है। कैसे हुआ ये आखिर? किसने कराया? स्थिति पैदा क्यों आखिर होती है? वही आ जाती है कि राजनीति के जरिए लोन दिए जाते हैं और वही लोग इन्हीं नेताओं की फिर बाद में फंडिंग किया करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी स्थिति पैदा क्यों होती है? तो यही वजह है कि इन्हीं के जरिए तो लोन दिया जाता है और बाद में यही अमीरजादे फंडिंग करके इन्हीं को चुनाव लड़ाते हैं। अच्छा, सभी सेक्टर में हम पब्लिक सेक्टर की बात करें, 2013 में ग्रॉस जो एनपीए था वो 1,64,461 करोड़ रुपये था। 2019 में वही ग्रॉस एनपीए रहा। और आप पूरे पब्लिक सेक्टर की बात करें तो 7,49,541 करोड़ रुपया हो गया। ये बैठता है आपका 3.69%। 13 में था, 2013 में, 2019 में ये हो जाता है बढ़ के 11.59%। अगर 2013 में हम प्राइवेट सेक्टर की बैंक, क्योंकि गवर्नमेंट का चाबुक चलता है वो प्राइवेट सेक्टर बैंकों पर भी चलता है। गवर्नमेंट सेक्टर की जो बैंकें हैं वो तो उनको तो लुटवा ही रहे हैं, लेकिन साथ में प्राइवेट बैंकों को भी लुटवाते हैं। कैसे लुटवाते हैं? 2013 में प्राइवेट बैंकों का जो एनपीए था तो 20,762 करोड़ रुपया था, 1.79%। अच्छा, 2019 में यही एनपीए 1,83,604 करोड़ रुपया हो गया। आप सोच सकते हैं कैसे हुआ आखिर ये, किसने करवाया? लेकिन एनपीए आखिर आप बात करेंगे फॉरेन बैंक का, फॉरेन बैंक पर इंडियन गवर्नमेंट की नहीं चलती है, तो उसका एनपीए तो बढ़ता है, लेकिन कितना बढ़ा उसका अगर डाटा हम देखें, 2013 में 7,970 करोड़ रुपए था, वो बढ़कर के 2019 में 12,242 करोड़ रुपया हो, 12,242 करोड़। आखिर वो क्यों नहीं बढ़ता? क्यों नहीं बढ़ा? हम टोटल कॉमर्शियल बैंकों पर जो एनपीए था 2013 में वो बात करें 1,93,194 करोड़ रुपया था। 2019 में वही बढ़ करके 9,36,474 करोड़ रुपया हो गया। आप सोच सकते हैं स्थिति कितनी भयानक है। जो 9 पहले 2013 में 3.23% था, वही बढ़ करके 9.10% हो गया। अगर हम पहले पैसे के तौर पर देखें 2000, अगर हम पुराने और चले जाएं 7 और 8 में चले जाएं, जो भारत के बैंकों पर एनपी टोटल था वो 40,452 करोड़ रुपए आता है, 2.3% आता है। 13-14 में एनपीए जो था वो 2,27,000, 3.8% हो गया। वही बढ़कर के 2019 में एनपीए 8 लाख करोड़ रुपए हो गए, जो कि 11.5% बैठता है। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें कि लोन जो दिया गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर के क्षेत्र में 11,94,000 करोड़ रुपया दिया है, जिसमें इंडस्ट्रियल क्षेत्र में 29,35,000 करोड़ रुपये दिया। पर्सनल लोन की बात की जाए तो 24,090 करोड़ रुपया दिया है। सर्विस सेक्टर में इन्होंने दिया है 24,98,000 करोड़ रुपया, इन्होंने इतना दिया है लोन के तौर पर। अब आप कहेंगे कि एनपीए का इंडिया में बढ़ता है, दूसरे देशों में नहीं बढ़ता? बिल्कुल बढ़ता है। देखो डाटा बतलाता है कि यूएसए में जो है एनपीए वो 0.9% है। कितना है? 0.9% है। यूके में 1.1% है एनपीए। जर्मनी में वही 1.2% है। साउथ अफ्रीका में 3.71% है और चाइना में 1.8% एनपीए है। और भारत की बात करें तो 10 से 11 के बीच में, अब 11 से भी स्थिति ऊपर जाने वाली है। कहाँ हैं हम बात कर सकते हैं? किससे पूछिए, कौन बताएगा, कौन उत्तर देगा? राजशाही है। अगर हम बात करें जब 2013-14 में यूपीए सरकार छोड़ कर के गई थी तो टोटल कर्मचारी जो थे बैंक सेक्टर में वो 12,91,542 कर्मचारी थे। कितने थे? डाटा याद रखना, 12,91,542। और वही 2018 और 19 की स्थिति देखें तो 13,63,500
508 कर्मचारी। अब आप गुणा भाग करके निकालेंगे तो 71,966 कर्मचारी बैठते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इन 5 सालों में कितने कर्मचारी बढ़े। 5 साल में करीब निकालेंगे तो करीब 5,500 के अबाउट कर्मचारी नौकरी मिली गवर्नमेंट सेक्टर के जरिए, किसमें, बैंकों में। बहुत स्थिति नाजुक है, देश कहाँ जा रहा है कहना मुश्किल है। बैंक कितने हैं, यस बैंक हो, कौन पैसा लेता है आखिर। अनिल अंबानी ने लोन लिया यस बैंक से जो डूब गई। एससीएल ग्रुप ने पैसा लिया था, डीएचएफएल ग्रुप ने पैसा लिया था, खेतान ग्रुप ने भी, थापड़ है उसने पैसा लिया था। सभी बैंकों से पैसे लेते हैं लेकिन लौटाने के नाम पर कुछ वही नहीं है, 0 सन्नाटा कहना चाहिए। वहीं पर लक्ष्मी विलास बैंक की शाखाएं की बात करेंगे कि लोग कम जानते थे। 570 शाखाएं थी करीब करीब कितनी, 570, 16 राज्यों में इसकी ब्रांचें थी। और लेकिन येस बैंक तो बहुत पुराना, अभी नया था, लेकिन उसकी ब्रांच 1000 ब्रांच के आसपास थी, वो डूब गया। तो दोस्तों सोचिए समझिए क्या स्थिति पैदा हो रही है। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ में।